स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारी हिंदी का फर्स्ट लेक्चर, जो कि एक पोएम है, एक कविता है, नवनिर्माण। लिखा है त्रिलोचन ने और इसको मैं आपको कराऊंगा टेक्स्ट से पोएम पढ़ते हुए। फ्रॉम द रेफरेंस बुक हम इसकी व्याख्या यानी इसका जो एक्सप्लेनेशन है स्टेंजा बाय स्टेंजा कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको इस पोएम का सरल अर्थ भी मैं पहुंचा रहा हूं। अगर आपने एक बार ये सरल अर्थ समझ लिया और थोड़ा सा पढ़ भी लिया तो फिर आपको ये पोएम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नवनिर्माण, जिसका मतलब होता है कुछ नया बनाना, कुछ नया डेवलप्ड करना, कुछ नया स्टैब्लिशमेंट करना। ओके, ये त्रिलोचन ने लिखी है। कवि का परिचय मैं इतना ही बता दूं कि त्रिलोचन के बारे में यहाँ थोड़ा लिखा हुआ है कि इनका असली नाम वासुदेव सिंह था और ये 20 अगस्त 1917 को पैदा हुए थे और इनका निधन जो है यानी डेथ जो है वो 2007 में हुई है। इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो इनका वर्क है वो यहाँ मेंशन हो रहा है, जो आप कवि का परिचय पढ़ सकते हैं बाय योर ओन सेल्फ स्टडी में। एक्चुअल पोएम की मैं 4 लाइंस पढ़ूंगा और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हैंड टू हैंड दिखा भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। आपको अगर इसका एक्सप्लेनेशन PDF फॉर्म में चाहिए तो बता दीजिएगा, हम आपको पहुँचा देंगे। अदरवाइज़ आप रेफरेंस बुक से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये नया पोर्शन आया है, नया कोर्स आया है, इसके लिए हम अगर बहुत ध्यान से इसकी रेफरेंस बुक का भी यूज़ करें तो बेटर रहेगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट स्टेंजा जो आ रहा है वो ये आ रहा है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। इस फर्स्ट स्टेंजा में कवि क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। यानी कि लाइफ में आप किसी का विश्वास यानी किसी का ट्रस्ट आपको मिल जाए या आप किसी को जब मोटिवेट करते हैं, ओके, किसी से मोटिवेट होते हैं तो इसका बड़ा महत्व होता है, इसका बड़ी इम्पोर्टेंस है। इनके बल पर मनुष्य बड़े बड़े काम कर डालता है। जी हाँ, अगर ट्रस्ट आ जाए, मोटिवेशन आ जाए, विश्वास यानी ट्रस्ट, प्रोत्साहन यानी किसी को मोटिवेट करना, तो मनुष्य बड़े बड़े काम कर डालता है। कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है, ओके, इस है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यानी इम्पॉर्टेंट है। इन्हें देखकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है। आपने पूरा संसार, कंप्लीट यूनिवर्स मुझे दे दिया है। मतलब जो विश्वास दिया है, जो प्रेरणा मिली है, जो प्रोत्साहन मिला है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इन्हें देखकर तुमने मुझे पूरा संसार दे दिया है जैसे। पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूँगा कि मैं आकाश में ना उड़ूं और मेरे पाँव हमेशा ज़मीन पर रहें। मतलब जो तुमने मुझे दिया है मैं इसे संभाल कर रखूँगा। इस तरह नहीं हो जाऊँगा कि कोई गुरूर आ जाए मेरे अंदर, कोई घमंड आ जाए और मैं आकाश में उड़ने लगूँ। नहीं, मेरे पैर हमेशा धरती पर रहेंगे, ज़मीन पर रहेंगे, मैं डाउन टू अर्थ ही रहूँगा। अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे कि मेरी मर्यादा क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है। ओके, मैं उसमें रहते हुए इसे संभालूंगा। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने जो पोएम में कहा है 4 लाइन में, और जो उन्होंने उसको डिस्क्रिप्शन है वो भी मैंने आपको हैंड टू हैंड दे दिया है। आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, इससे बेटर और कोई वे होता भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सूत्र, यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। इस सेकंड में कवि ये कह रहा है कि कवि मनुष्य के बारे में कहता है कि वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, आकाश में उड़ाने भरता हो या अन्य कहीं उड़कर चला जाए, पर अंत में उसे अपनों के बीच यानी धरती पर तो आना ही पड़ता है। मतलब कोई इंसान कितना भी उड़े, कहीं भी चला जाए, इसका मतलब ये भी निकलता है कि कोई सक्सेसफुल होने पे कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन उसको आना, जो बेस है वो बेस को नहीं छोड़ सकता। अंत में उसे अपनों के बीच यानी धरती पर तो आना ही है। कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है, मतलब बिल्कुल कंप्लीट अनकंडीशनल सत्य है, एक ट्रुथ है। इस सच्चाई को कोई
नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता। मतलब ये जो बात है, ये बात इतनी सच है वही कि आप कितना भी उड़ जाएं लेकिन आना तो आपको ज़मीन पर है। ये बात इतनी सच है, ये ऐसी बात है कि कोई भी नियम आप बना लें, इसको कितना भी आप तोड़ मरोड़ दें किसी भी चीज़ को, लेकिन आप इस बात को झूठा नहीं साबित कर सकते। अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों ना कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता। मतलब कोई कितनी भी बनावट कर ले, कोई श्रृंगार कर ले, कोई झूठ का एक पहाड़ अपने सामने खड़ा कर ले, लेकिन जो उसकी वास्तविकता है यानी जो उसकी रियलिटी है, वो उस रियलिटी को छोड़ नहीं सकता। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। इस थर्ड स्टैंजा में कवि कह रहे हैं कि संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आपकी राह अंधेरों से भरी हुई है। मतलब आपको स्ट्रगल करना है अपनी लाइफ में, लेकिन जो आपकी राह है, जो आपका रास्ता है, जो पाथ है, उस पर अंधेरा भरा हुआ है। भले यह बात सच हो या आपकी प्रगति के द्वार को अवरुद्ध करने के लिए तरह तरह की कठिनाइयाँ रास्ते में आ रही हों। मतलब भले ही ये बात सच हो, कौन सी बात सच हो? अंधेरा वाली। या आपकी प्रगति के द्वार को अवरुद्ध करने के लिए, मतलब जो आपकी लाइफ ऑन गोइंग है, जो प्रोसेस में आप मूव कर रहे हैं, उसमें कितनी भी कठिनाइयाँ रास्ते में चाहे आ रही हों, तब भी आपको संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं है। चलते रहना है, अंधेरे में भी आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने और कोई चारा भी नहीं है। सही बात है, थक के, हार के, किसी बात से रुक के क्या फ़ायदा। ठीक है, आप थक के बैठ जाएंगे तो कोई स्पेशल आपके लिए चमत्कार नहीं होने वाला है। ओके, तो कोई और चारा भी नहीं है इसके अलावा कि आप उसे फेस करें, आप उस प्रॉब्लम के सामने डट जाएं और आप फिर प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ते जाएं, फिर आपके साथ अच्छा ही होगा। कवि का कहने का तात्पर्य यानी एक्चुअल मतलब ये है कि संघर्ष करना जारी रखना चाहिए, यानी इंसान को अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहना चाहिए, स्ट्रगल को रोकना कभी नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो सक्सेस के इस स्टेज पे आ गया हूँ, अब मुझे स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है। नो, आपको स्ट्रगल करते रहना है। संघर्ष से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट है, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। फोर्थ स्टैंजा में हमारे कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को निरर्थक कार्यों के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब बेकार के यूजलेस कामों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, अपना बल, अपनी एनर्जी अपना नहीं लगानी चाहिए। उसका प्रयोग सार्थक कार्यों के लिए यानी पॉजिटिव वर्क्स के लिए, फ्रूटफुल वर्क के लिए, यूज़फुल वर्क के लिए लगाना चाहिए। वह कहते हैं कि मनुष्य के पास बल किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता है। मतलब किसी इंसान के पास ताकत, एनर्जी या जो उसके पास एक स्ट्रेंथ है उसकी, वो इसलिए नहीं है कि वो किसी असहाय, किसी बेसहारा, किसी प्रॉब्लम में जो इंसान पहले से है उस पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, बल्कि वह किसी असहाय या पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होता है। यानी कोई अगर बेसहारा है, कोई अगर विक्टिम है, तो ऐसे व्यक्ति की रक्षा करने के लिए बल दी है उसके पास। किसी को सताने के लिए वो ताकत ऊपर वाले ने नहीं दी है। कवि बलवान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है तो तुम कभी कमज़ोर लोगों के बल बनकर उनको न्याय दिलाने के काम में लग जाओ, तभी तुम्हारे बल की सार्थकता है। यानी जो आपको ईश्वर ने, जो ऊपर वाले ने, जो परमेश्वर ने, जो गॉड ने तुम्हें शक्ति दी है, जो शक्ति प्रदान की है, तुम उसे कमज़ोर लोगों
मतलब उस एनर्जी को कमज़ोर लोगों के बल बनकर मतलब उनके लिए स्ट्रेंथ बन जाइए और उनको न्याय दिलाने के काम में लग जाइए, तभी तुम्हारे बल की सार्थकता है। मतलब यही तुम्हारे बल का एक्चुअल यूज़ होगा, यही उसका एक एक्चुअल पर्पस और मीनिंग होगा, वरना वो फिर यूज़लेस और वेस्ट है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। 5th स्टैंजा में कवि कहता है कि जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी हो जाती है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से नहीं डरता। मतलब जिस इंसान को एक बार सक्सेसफुल होने की एक मंजिल, एक टारगेट, उसको मालूम है कि मुझे क्या अचीव करना है, और जब वो ये बात जान जाता है तो फिर उसके रास्ते में कितनी भी परेशानियां आए वो कभी नहीं डरता। वह हंसते हंसते इन परेशानियों को झेल लेता है। अगर परेशानी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी ये नहीं कह रहा है कि परेशानी आती नहीं है, कभी कह रहा है कि परेशानियां आएंगी या आती हैं, लेकिन वो उसे हंसते हंसते झेलता है। ऐसे व्यक्तियों को ही जीवन में सफलता मिलती है। और ऐसा इंसान जो अपनी परेशानियों से थक हार कर ना बैठ जाए, डर ना जाए, घबरा ना जाए, और अपने जीवन में परेशानियों आने के बाद भी उस रास्ते पे चलता रहे, हंसते हंसते उसे झेलता रहे, तो ऐसे ही लोग सफल होते हैं। इस तरह सफलता के शिखर पर, यानी ऊंचाई पर, जैसे पहाड़ की कोई चोटी हो, पर पहुंचने वाले व्यक्ति, यानी जो अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल बन के अपने करियर के पीक पे पहुंच जाते हैं, सक्सेसफुल करियर के, ऐसे व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं। फिर दुनिया उन्हें जानती है, वो इतिहास बन जाते हैं और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, मतलब उससे कुछ सीख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गति की राह पर चले आओ। 6th स्टैंजा में हमारे कवि कह रहे हैं कि प्यार, मोहब्बत और अच्छे आचार व्यवहार को अपनाने की बात करते हुए लोगों का आह्वान करते हैं। मतलब प्यार, मोहब्बत, अच्छा बर्ताव, गुड बिहेवियर, आचार व्यवहार, आपका बिहेवियर अपनाने की बात करते हुए इस बात की रिक्वेस्ट करता है हमारा कवि, या हमें बता रहा है कवि कि सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहें। मतलब आप सबके साथ, हर इंसान के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और सबके साथ अच्छा बिहेव करें। यही सबके लिए अपनाने वाला सही मार्ग है। मतलब आप लाइफ में जो मार्ग अपनाना चाह रहे हैं, तो यही मार्ग सबसे प्यारा और अच्छा मार्ग है, यानी रास्ता है। वे कहते हैं कि सबको हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। मतलब ऐसे रास्ते की आप चुने आप अपनी लाइफ में, जिसमें हंसना, व्यवहार, गुड बिहेवियर और सबके साथ प्यार मोहब्बत हो, ताकि हंसते गाते जीवन गुजार सकें। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। सेवेंथ स्टेंजा में कवि स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर विकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेल डोमिनेशन, और हम मेल डोमिनेशन की बात करें, औरत हो या आदमी हो, ठीक है ना, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को समानता यानी इक्वालिटी की बात करते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों को एक साथ मिलकर विकट समस्याओं, यानी जो ग्रेव कंसर्न्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कोई क्राइसिस आ गया है, ओके, उसको सुलझाने का काम करना चाहिए। दोनों इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जी हाँ, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालेंगे और नए समाज की रचना करेंगे और एक नई सोसाइटी, एक नया समाज बनाएंगे जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले, जिसमें सबके लिए इक्वालिटी हो, बराबरी हो। लास्ट पैराग्राफ है हमारा,
वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। चुनी हुई कविताओं से लिया गया है। ओके, कवि लास्ट पैराग्राफ में ये कह रहे हैं, कवि वर्तमान और अतीत की बात करते हुए कहते हैं, मतलब जो चल रहा है वर्तमान और जो गुजर गया है वो अतीत की बात करते हुए कहते हैं कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था। मतलब आज प्रेजेंट को देखें तो हम पास्ट को कहेंगे अच्छा था, और उस समय जीवन पथ में साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे, और जो हमारे साथ थे उस टाइम पर वो सब भी अच्छे मित्र थे, हमारे फ्रेंड थे। वर्तमान कहता है अब, लेकिन हमारा प्रेजेंट कहता है कि भविष्य में, भविष्य मतलब फ्यूचर में, जब हम अतीत हो जाएंगे। आज जो प्रेजेंट है, बट जब कल मैं हूँगा तो मेरा आज पास्ट हो चुका होगा। ओके, अतीत हो चुका होगा, तो लोग हमारा भी गुणगान करेंगे, यानी हमारी तारीफ़ें करेंगे, हमें याद करेंगे। वैसे अतीत भी गुणगान करने लायक था, वैसे हमारा जो पास था वो भी गुणगान करने लायक था। तो इस कविता में त्रिलोचन जी ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं, जिसमें हमें जीवन के पथ पे कैसे चलना है के बारे में कुछ बताया गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर हिंदी नवनिर्माण पोयम। मैंने पोयम भी रीड करी और दिखाया भी आपको, और फिर मैंने आपको एक समरी, एक सरल अर्थ भी वर्ड टू वर्ड समझा दिया है। अगर आप ये सरल अर्थ समझते हैं और इस सरल अर्थ को रेफरेंस बुक से थोड़ा सा याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बोर्ड में, सब इसी के अंदर है। ओके, आगे चल के जब हम रिविजन्स करेंगे तो उसमें हम आपके पैसेजेस और ग्रामर और एक्सरसाइज को लेंगे। ओके, पहले आप कोई लेसन या पोयम है तो पहले उसको आप समझ जाइए, फिर उसकी एक्सरसाइज हम कुछ दिनों में रिवीजन में करेंगे। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।